ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वापस वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा डिस्कशन। वो था कंडक्टिविटी सेल से। तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है? कंडक्टिविटी सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, विच इज यूज टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलरली सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। क्लियर है? डन। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरह से ये बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है, क्या होता है? ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब होता है, और ये ग्लास ट्यूब जो होता है ये फिटेड होता है। इसके अंदर क्या फिट होते हैं? ये क्या होते हैं? वायर फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। वो प्लैटिनम प्लेट्स होते हैं, बराबर है, ये प्लैटिनम प्लेट्स है। और ये प्लैटिनम जो प्लेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर कोटेड भी, कोटेड होते हैं। किसके साथ कोटेड होते हैं? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक से। ओके, और ये कैसे किया जाता है? बाय द इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, ठीक है। तो क्लोरोप्लैटिनिक एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से इसका क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है प्लैटिनम प्लेट का, और उसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक को चढ़ाया जाता है। क्लियर है? और उसके साथ में ये जो प्लैटिनम प्लेट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं विद द इलेक्ट्रिकल वायर फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल वायर इन कॉन्टैक्ट के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था इसका कंस्ट्रक्शन, बराबर है। क्लियर? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई इसका वर्किंग क्या होता है। तो वर्किंग भी मैंने बताया था, बड़ा ही सिंपल इसका वर्किंग होता है। क्या होता है कि जिस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आप लोगों को मेजर करनी है, उसके अंदर ये वाला जो कंडक्टिविटी सेल है इसको आप क्या करते हो? डिप करके रखते हो। ओके, कंडक्टिविटी सेल इज डिप इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डीप किया जाता है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या करनी है आप लोगों को? मेजर करनी है। कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग होता है। क्लियर है? डन। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी रहती है उसको हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग दिस कंडक्टिविटी सेल। ओके, तो अब ध्यान दीजिए, इसका हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। डन। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले हम लोगों को एक चीज पहले समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको? सेल कांस्टेंट। ओके, तो ये सेल कांस्टेंट मतलब कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल का एक सेल कांस्टेंट होता है, उसके बारे में अभी हम लोगों को जानकारी लेनी है कि भाई ये सेल कांस्टेंट होता क्या है और इसकी क्या जरूरत होती है, ठीक है। डन। तो क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलरली सेल के लिए जो दो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, डन, और उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का, उसका जो रेशियो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट। ओके, तो सेल कांस्टेंट की सिंपल डेफिनेशन जो ये होती है कि सेल कांस्टेंट, जिसको हम एब्रिविएशन स्मॉल ए लिख लेते हैं, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द एल बाई ए। ओके, एल बाई ए। अच्छा, यहाँ पर भी ए है। सेल कांस्टेंट के लिए हम लोग फिर कोई और पर्टिकुलरली सिंबल यूज कर लेते हैं, सेल कांस्टेंट ही बोल देते हैं इसको। ओके, सेल कांस्टेंट, इसको बी लेते हैं, बी। तो सेल कांस्टेंट बी का फॉर्मूला होता है एल बाई ए। ओके, तो यहाँ बी का मतलब क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। एल का मतलब क्या होता है? इट इज द सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड
दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल। ओके, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है डन। तो ये होता है आप लोगों का सेल कांस्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल कांस्टेंट की ये होती है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करोगे टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी ऑफ द एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो सबसे पहले उसका सेल कांस्टेंट निकालना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या निकालना जरूरी होता है, उसका सेल कांस्टेंट निकालना जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सेल जो कांस्टेंट है हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है डन। तो ध्यान में रखना, सेल कांस्टेंट एक्चुअली निकालने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। ठीक है डन। तो सेल कांस्टेंट एक्चुअल में हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी पर्टिकुलरली सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कंसीडर कीजिए कि मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में ये दो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बीच का डिफरेंस या फिर इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, प्रैक्टिकली इसको मेजर करना उतना आसान नहीं होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलरली सेल के लिए, ठीक है, जो एल और ए की वैल्यू होती है उसको हम बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब डिटरमाइन तो चलो हम कर भी सकते हैं, लेकिन वो रिलायबल भी तो होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए, वो रिलायबल भी तो होना चाहिए, बराबर है। तो फिर अल्टीमेटली आप इसको किस तरह से फिर क्या करोगे, मतलब डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम थोड़ा सा एक इनडायरेक्टली मेथड यूज करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलरली डिस्टेंस है एल वैल्यू, इसको हम एक तो गिन नहीं सकते और गिनेंगे तो भी वो अनरिलायबल होगा। आप कहाँ स्केल लेकर उस सेल के अंदर वो देखोगे कि भाई कितना डिस्टेंस है, राइट। और वो रिलायबल रहेगा क्या, मतलब जो मैं पर्टिकुलरली डिस्टेंस गिनूंगा कि भाई ये 1.2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ये रिलायबल रहेगा क्या, सच में वो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो रह सकता है क्या, रह सकता है क्या वो वैसा? नहीं सर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो फिर अगर ये रिलायबल नहीं है तो फिर भाई हम लोग सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग काम करते हैं कि हम लोग कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ओके, तो आपको पता है ना कंडक्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टिविटी मतलब सिंबल क्या होता है कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का सिंबल की के, स्मॉल के, के। बराबर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल के का, डेल एम डिवाइड बाय डेल जीरो इंटू डेल जीरो माइनस डेल एम। भाई वो कैपिटल के का फॉर्मूला था, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला था। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं, स्मॉल के है, मतलब कंडक्टिविटी है। और आप जो फॉर्मूला बता रहे हो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये देख वो कैपिटल के है। G into A by L। हाँ, क्या था वो, G इंटू ए बाई एल, पक्का, एल बाई ए था, एल बाय ए था। क्या था वो, एल बाई ए। आपको पता है ना, हम लोगों ने उसको डिराइव किया था कि भाई कंडक्टेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हुए ए के साथ में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है एल के साथ में। फिर हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिया था जो कि के था, बराबर है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर के का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, स्मॉल के का फॉर्मूला जी इंटू एल बाई ए, बराबर है। क्या था, जी इंटू एल बाई ए। अब इसमें एक और चीज होती है कि भाई जो के होता है, जी होता है, जी को हम 1/r लिख सकते हैं जी को 1/r, हाँ सर। बराबर है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर एल बाई ए मतलब ये क्या होता है हमारा, बी होता है, राइट। तो देयरफॉर बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू के इंटू आर। समझ में आ रहा है,
तो जैसे कि मैं बता रहा था, आप लोगों को पता है कंडक्टेंसी जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके एल के साथ। फिर हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दे रहे हैं स्मॉल के, जिसका मतलब भी होता है कंडक्टिविटी, बराबर है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम कंडक्टिविटी मतलब स्मॉल के का फॉर्मूला निकालते हैं, जो कि होता है G इंटू एल बाई ए, बराबर है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट जैसे आप लोगों को पता है कि G जो होता है इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सही है। हाँ सर। सही है, हाँ राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, इस बेसिस पर फिर हमारा क्या हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए हो जाएगा, सही है। हाँ सर। ओके, अब आपको पता है कि ये एल बाई ए मतलब ही G होता है, जो कि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, बराबर है। हाँ अरे सर। सही है या नहीं है, बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वल टू 1/r इंटू B, और इसके हिसाब से फिर B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू R, सही है। हाँ सर। ठीक है डन। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में आ रहा होगा कि भाई अगर मुझे किसी भी चीज का सेल कांस्टेंट निकालना है, तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रेजिस्टेंसी के बारे में पता होना चाहिए, सही है, सही है। हाँ सर। ओके डन। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से हम कंडक्टिविटी मतलब K को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए K का फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ओके डन, या फिर आप इसको ये वाला फॉर्मूला बोल सकते हो, ये हमारे डायरेक्टली लिख रहा होगा, ठीक है डन। तो यहाँ K का फॉर्मूला ये है मेरा। अब मुझे क्या करना है, ये वाले सॉल्यूशन का K निकालना है, ठीक है। अब मुझे उसका K निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सही है। ये देखिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्लियर। हाँ सर। और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, B मतलब सेल कांस्टेंट, बराबर है। हाँ सर। ओके, लेकिन सेल कांस्टेंट B निकालने के लिए मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, उस पर्टिकुलरली कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये B निकालने के लिए मुझे कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ओके। और भाई कंडक्टिविटी निकालने के लिए मुझे B चाहिए और B निकालने के लिए मुझे K चाहिए, तो यहाँ कॉन्फिडेंस रेट होगा ना, तो पहले क्या निकाले हम लोग, होगा या नहीं होगा, हाँ सर। बराबर है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो कंडक्टिविटी होती है, आप पर्टिकुलरली सबसे पहले क्या करेंगे, सेल कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट आप लोग कैसे निकाल सकते हो, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, ठीक है, ध्यान में रखना, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करोगे। आप ये वाला सॉल्यूशन का यूज नहीं करोगे जिसका कंडक्टिविटी को मेजर करना है, बल्कि आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करोगे। अब ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, इट कैन बी द 0.1 या फिर 0.01 या फिर 1, ठीक है डन। तो ध्यान में रखना जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या तो 1 मोलर होगा, या तो 0.1 मोलर होगा, या तो 0.001 मोलर होगा। क्या होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, या तो 0.1 मोलर होगा, या तो 0.01 मोलर होगा, और वो भी हम लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका, KCl का, ओके। किसका लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, KCl का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर होगा। और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl की जो K की वैल्यू होती है, ये मुझे पता होती है, नोन, मतलब इसको ऑलरेडी हम डिटरमाइन करके रखते हैं। समझ में आ गया, ओके। हाँ समझ में आ सर। गया आपको, राइट। हाँ, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो K का इस्तेमाल करेंगे, वो K का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे KCl का,
1 मोलार या 0.1 मोलार या 0.01 मोलार, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू होती है ये हम लोगों को पता रहती है, इसको ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने, तो आपको फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर बी निकालने के लिए मुझे के मिल गया, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा, बराबर है, क्या निकालना पड़ेगा मुझे, आर निकालना पड़ेगा, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम पर्टिकुलरली इस सॉल्यूशन का आर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो पर्टिकुलरली आर निकालेंगे उसके तो काफी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इधर तो कैसे होते हैं, एक तो आप रेजिस्टेंसी का यूज कर लोगे, मतलब आप क्या करोगे, ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकाला हुआ उसका के निकाला हुआ है, वह उसका आर कैसे निकालेंगे, तो इसका आर निकालने के लिए और ये सॉल्यूशन का भी आर चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। अब वो एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट होता है व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज। ठीक है, ध्यान में रखना, अब मैंने के निकाल लिया है, के कैसे निकाल लिया है, के मैंने लिया हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कि 0.1 मोलार या 1 मोलार या 0.01 मोलार होता है, उसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी डिटरमाइन की हुई रहती है, तो उससे मुझे के की वैल्यू पता लग गई। अब मुझे उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का आर निकालना पड़ेगा। ओके, तो आर निकालने के लिए मैं किस चीज का इस्तेमाल करूंगा, आर निकालने के लिए मैं यूज करूंगा व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज का, इसका यूज इस्तेमाल करूंगा, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ओके डन, ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, लेट्स चेक दैट आउट। ठीक है, तो इस व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज एक पर्टिकुलरली डिवाइसेस होता है जिसमें आप लोगों की 4 आर्म होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका सेटअप जो ऐसे होता है, बोल्ट लेवल पर और एंट्रेंस लेवल पर आपको अलग अलग डायग्राम दी रहेंगी, आप कोई भी डायग्राम निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको एक वायर के साथ ही कनेक्टेड होता है, ये एक यूनिफॉर्म वायर होता है। ठीक है, इसके साथ ही कनेक्टेड होता है, एंड फिर अल्टीमेटली ये जो दोनों पर्टिकुलरली चीज होती है ये कनेक्टेड होते हैं विद द सोर्स ऑफ एसी, ऑल्टरनेट करंट के सोर्स के साथ ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो इसमें क्या होता है, 2 आर्म होते हैं, ये एक 1 आर्म और ये 2 आर्म। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल आर्म कहते हैं और एक क्या कहते हैं, इसको हम पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसी बॉक्स या फिक्स रेजिस्टेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आर्म होते हैं, ये 1 आर्म, ये 2 आर्म, इट कंटेन्स द 2 आर्म। ओके, क्लियर है, एंड देन इसके बाद में इसमें होता है एक यूनिफॉर्म वायर, ये जो आप लोगों के सामने दिया हुआ है ये है यूनिफॉर्म वायर ए बी। ठीक है डन, उसके बाद में इसमें क्या है, सोर्स ऑफ एसी, ये जो दिया हुआ है दैट इज द सोर्स ऑफ एसी, ये इसका सेटअप होता है एक्सपेरिमेंट का। अब इन 2 आर्म में से हम क्या करेंगे, 1 आर्म के ऊपर एक नोड रेजिस्टेंस को फिक्स कर देंगे, क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर एक नोड रजिस्टर यहाँ पर डाल देंगे जिसकी रजिस्टर का बेटा क्लियर है मैंने क्या कहा आपको। यस। हाँ, अब ये जो दूसरा आर्म होता है इस दूसरे आर्म को हम क्या करेंगे, कनेक्टेड कर देंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में जिसकी रेजिस्टेंसी को मुझे मेजर करना है, समझ में आ रहा है, जिसके क्या करना है, रेजिस्टेंसी को मुझे मेजर करना है, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, बराबर है। ये जो चीज है ये कंडक्टिविटी सेल है हमारा। ठीक है डन, ओके, और यहाँ के अंदर मैंने अभी क्या डाला हुआ है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला हुआ है, क्योंकि मुझे आर किसका निकालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का आर निकालना है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, हाँ सर। हाँ ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर एक और पर्टिकुलरली चीज होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल एल्वेनोमीटर या फिर उसको हम कहते हैं जॉकी। यहाँ से एक और चीज होती है, ठीक है, जिसमें एक चीज होती है इसको कहा जाता है जॉकी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, जॉकी कहा जाता है। और ये जो मैंने जी लिखा हुआ है, ये जी का मतलब होता है गैल्वानोमीटर।
जी का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट पास होता है उसको वो डिक्टेट करता है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये एक तरह का इससे डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, काटा होता है जो इधर उधर रीडिंग दिखाते रहता है। समझ में आ रहा है आपको, करंट या ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, लाइक दैट वन। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ सर। तो ये जो इधर उधर घूमते रहता है ना, इधर इधर जो चीजें घूमते रहता है इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। ओके, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारा सेटअप करने के बाद में अभी हम ये जो जॉकी होता है ये जॉकी को इस वायर के ऊपर टच करते जाएंगे एक एक पॉइंट पर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सर अरे एक हाँ या बार ना। फिर रिपीट करो ना। इस तरह ये वायर को इस तरह से टच करना है, इस वायर को, इस जॉकी को टच करते जाना तक आप लोगों का ये जो काटा होता है, रीडिंग जो होती है वो जीरो पर ना आ जाए। ठीक है, तो जीरो तक आने तक आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलरली जॉकी को, इस वायर को टच करते रहोगे और फाइनली फिर एक पर्टिकुलरली पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर वो पर्टिकुलरली पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जीरो रीडिंग शो करेगा। क्या शो करेगा गैल्वेनोमीटर, जीरो रीडिंग। जीरो रीडिंग को वो शो करेगा। बराबर है, तो ये जो जीरो रीडिंग को जो शो करता है इसको हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखाता है तब उस चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये कहते हैं हम लोग। हाँ बड़े, तो ये उसको कहा जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गेट इट, समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा। हाँ सर। अब नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये हम लाइन वहां पर यूज करोगे। फिर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को नोट करोगे और इस पर्टिकुलरली पॉइंट को आप सी नाम दो देंगे। जैसे ये वायर के जो दो एंड है उसको मैंने ए और बी नाम दिया था पॉइंट को, दो एंड पॉइंट को, तो ये जो मिडल पॉइंट आपको मिल रहा है उसको आप सी नाम दे दोगे। समझ में आ रहा है, ओके। समझ में आया ना। यस सर। फिर आप क्या करोगे, इस विस्टोन मीटर ब्रिज यूज करोगे, विस्टन मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। अब ये जो पर्टिकुलरली सेटअप होता है इसका एक प्रिंसिपल होता है, उसको आप यूज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू ये प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंसी है, नॉन रेजिस्टेंसी, इसको मैं R1 बोल देता हूँ और ये अननोन रेजिस्टेंसी मतलब इस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंसी जिसको मुझे गिनना है इसको मैं R2 बोल देता हूँ। ठीक है, गेट इट, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। तो ये जो रेजिस्टेंसी होती है और ये जो पर्टिकुलरली लेंथ होता है, लेंथ ऑफ AC, ओके, समझ में आ रहा है। R1 जो होता है, राइट, ये जो रेजिस्टेंसी होती है, ये रेजिस्टेंसी और ये जो लेंथ होता है A से लेकर C तक, ये दोनों सेम होता है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर। राइट। ठीक उसी तरह से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ BC। बराबर है, हाँ सर। सही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं
हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन लोगों को अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई, हम लोग को क्या मिलेगा, R1 बाई R2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC बाई लेंथ ऑफ BC। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब ध्यान दीजिए, इसमें मुझे R1 पता है, R1 की वैल्यू पता है या नहीं है? हाँ हाँ पता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो नॉन रेजिस्टेंस है ना, राइट? हाँ सर। सही है। मुझे R2 मतलब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस पता है क्या? R2 पता है क्या मुझे? नहीं। नहीं। नहीं पता, इसको तो मुझे निकालना है, बराबर है? यस सर। सही है। हाँ, देन मुझे AC और BC, ये जो लेंथ है, लेंथ AC और लेंथ BC, ये मुझे पता है क्या? लेंथ AC और लेंथ BC मुझे पता है या नहीं है? अरे भाई बताओ, पता है या नहीं है? मैंने बोला इसकी लेंथ बताओ, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? इस मार्कर का लेंथ आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं। कैसे बताओगे? स्केल से मेजर करके। तो भाई लेंथ ए, लेंथ AC और लेंथ BC, इसको आप मेजर नहीं कर सकते क्या स्केल से? फिर कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हमें लेंथ AC और लेंथ BC पता रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब इसमें से मुझे निकालना क्या है, R2 निकालना है, तो फिर R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? R2 विल बी रेजिस्टेंस इनटू लेंथ ऑफ BC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC हो जाएगा, हाँ सर। राइट? तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है? हाँ सर। यस। हाँ सर। अब फिर हम दोनों की वैल्यू मिल गई, K की वैल्यू मिल गई। K की वैल्यू पता है या नहीं मुझे? पता है। पता है सर। क्यों पता है K की वैल्यू मुझे? K की वैल्यू क्यों पता है मुझे? कैसे पता है K की वैल्यू आपको? अरे भाई बताओ, K की वैल्यू कैसे पता है आपको? नहीं पता है सर। पागल, पता नहीं क्या है? तो सबसे पहले ही बताया था K की वैल्यू मुझे पता है, क्योंकि भाई मैंने क्या लिया था, Standard solution of KCL. तो मैंने ऑलरेडी बताया था ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो K की वैल्यू है वो पहले डिटरमाइन करके रखी है साइंटिस्ट लोगों ने। हाँ। हाँ, हाँ, तो वैल्यू पता है या नहीं मुझे? पता पता है। है। पता है, K की वैल्यू पता है, और R की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली। हाँ। कैसे निकाली R की वैल्यू? R की वैल्यू कैसे निकाली हम लोगों ने? वो प्रिंसिपल से। ये विस्टन मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके ऐसे निकाली R की वैल्यू हम लोग, Western meter. राइट? तो मुझे K भी पता चल गया, R भी पता चल गया, और इससे अभी मुझे किसकी वैल्यू पता लग गई? बी की। B की। B का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी से। हाँ, सेल सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट। कंडक्टिविटी कांस्टेंट, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कौन सा सॉल्यूशन है मुझे पता नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालो। अब हमको क्या करना है, ये अननोन सॉल्यूशन है और इसकी कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है, बराबर है? तो बताइए अभी हम क्या करेंगे,
कैसे निकालेंगे इस सेल की कंडक्टिविटी को, इस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? ये क्या है? K is equals to 1/r into B. बराबर है। तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए? बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, हाँ जो अभी हम लोगों ने निकाली है। बराबर है, सही है या नहीं है? राइट। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वन बाय आर। मतलब आर। बराबर है। आर कैसे निकालेंगे अभी हम? या हम लोगों ने निकाला हुआ है आर? निकाला हुआ है। निकाला हुआ है क्या? हमने आर किसका निकाला था? आर किसका निकाला हुआ था हम लोगों ने? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और अभी हमें कंडक्टिविटी जो मेजर करनी है वो सॉल्यूशन कौन सा है? अननोन सॉल्यूशन है। बराबर है। दोनों सॉल्यूशन सेम है क्या? नहीं। नहीं ना। तो हम जो आर इस पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए जो आर निकाला था वो वाला आर यूज करेंगे क्या वहां पर? नहीं। नहीं। तो अभी हम लोग को ये अननोन सॉल्यूशन का आर निकालना पड़ेगा दोबारा। बराबर है। हाँ सर। और उसके लिए हम वापस ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे। हाँ राइट। तो इस प्रोसेस से मुझे क्या पता चल जाएगा? इस अननोन सॉल्यूशन की आर की वैल्यू पता लग जाएंगी। सही है। यस सर। हाँ, अब मुझे पता चला, आर भी पता चला और बी भी पता चल गया। तो अब मैं के निकाल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, राइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या? कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन यूजिंग द कंडक्टिविटी सेल। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करके किसी भी अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। गुड। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल एंड द मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। क्लियर है? डन। हाँ सर। ओके। तो अभी आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? अभी यहाँ पर आप लोगों ने कंडक्टिविटी निकाल दिया। बराबर है। डन। अब कंडक्टिविटी निकालने के बाद में अभी आप मोलार कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। अब मोलार कंडक्टिविटी मतलब डेल एम। डेल एम का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है? क्या होता है डेल एम का फॉर्मूला? भाई डेल एम का फॉर्मूला नहीं पता क्या? भाई पागल लोग, क्या होता है? K into 1000 K divided into 1000 divided by C. बराबर है। तो एक बार कंडक्टिविटी पता लग गई तो आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो आसानी से। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ। तो इसमें 3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में के की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी अननोन सॉल्यूशन की, और फिर डेल एम की वैल्यू निकालेंगे इसी अननोन सॉल्यूशन। क्लियर है? यस। वेरी गुड। तो अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड लेवल पर, तो वो सॉल्व करके देख लीजिए। पेज नंबर 155 पेज नंबर 155 पर न्यूमेरिकल्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिए हुए हैं 40 तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 40। तो इतने क्वेश्चन आप करके देखिए। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ये है ना सर? हाँ, क्या था? सर आपने पहले ही होमवर्क दिया था ना? ये सारे के सारे कर लिए तुम लोगों ने? 39 तक दिए थे। हाँ 39 39 तक, फिर 40 तक कर लो। तो सारे लोगों ने किए क्या 39 तक? हाँ सर। हाँ सर। तो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या आपको? कल ही तो आपने बताया था। अभी तो बताए सर आप। कल ही तो आपने बताया सर। क्या रहो क्या करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
हम लोग का कोर लॉस लॉ वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है ना? हाँ सर। ओके, मुझे लगा कोर लॉस लॉ पढ़ाने का है। तो आप लोग अभी एक काम कीजिए, इस लेवल के जो एंट्रांस के क्वेश्चन थे, एंट्रांस लेवल पर जो क्वेश्चन थे एमएससी सीईटी और जेईई नीट दोनों में भी ये चैप्टर इन्वॉल्व है, ये दोनों के क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए जो जो टॉपिक हमारे अभी कवर हुए हैं, ठीक है? और उसके रिगार्ड में अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज भी है कि हम क्लासेस कंप्लीटली बंद कर रहे हैं अभी, ठीक है? मतलब ना ऑनलाइन होंगे और ना ही ऑफलाइन होंगे, क्लियर है? छुट्टियां 7 दिन, ये संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक ये समर वैकेशन है आपका, समझे? हाँ, समर वैकेशन अभी समर वैकेशन है ये अभी दे रहा हूँ 7 दिनों तक का। उसके बाद में मंडे से वापस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एंड मोस्टली वो ऑनलाइन ही रहेंगी, ठीक है? लेकिन उसके बाद में जब क्लासेस अगर ऑफलाइन शुरू भी हो जाती है तो दिमाग में ये चीज रखनी है कि उसके बाद में आपको कोई भी छुट्टियां नहीं मिलने वाली है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो यही आप लोगों की छुट्टियां है समर वैकेशन की। तो कल से